एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेदर होता क्या है। तो आपके घर में डेली बेसिस पर जो न्यूज़पेपर आता है उसमें आपने इस तरीके की जो वेदर रिपोर्ट है वो ज़रूर स्टडी की होगी। तब क्वेश्चन ये उठता है कि इन वेदर रिपोर्ट्स को किस तरीके से और कौन इनको प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके की वेदर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है। ये जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग जगह के जो इम्पोर्टेंट डाटा हैं जैसे कि टेम्परेचर को लेकर के, विंड को लेकर के, इन सभी को कलेक्ट करता है और फिर उसके बेसिस पर ये जो डिपार्टमेंट है वो वेदर प्रेडिक्शन करता है कि आने वाले टाइम में वेदर जो है वो कैसा रहेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि वेदर होता क्या है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कोई भी जो जगह है उसका डे टू डे बेसिस पर किस तरीके की वहाँ पे का एटमॉस्फेयर का कंडीशन है, और ये जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है वो डिसाइड होती है वहाँ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सभी के बेसिस पर। तो इसको क्या बोला जाता है, उस स्थान का वेदर बोला जाता है। अब हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी जो स्थान है उसका वेदर जो है इन सभी के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये अदर फैक्ट्स जो हमने डिस्कस किए, अदर फैक्टर्स, ये सभी जो हैं वो वेदर के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि रेनफॉल जो है वो भी डिसाइड करता है किसी स्थान के वेदर को। मतलब डेली बेसिस पर जो आपको वहाँ की कंडीशन देखने को मिलती है उसको आप बोलते हो वेदर। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल को कैसे मेज़र किया जाता है, तो रेनफॉल को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र किया जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है रेन गोज। ये जो रेन गोज है इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर जैसी यहाँ पर एक संरचना, एक स्ट्रक्चर होती है और इसमें इसके माउथ पर इस तरीके से फनल जो है वो लगी होती है, मतलब कीप लगी होती है। इसके थ्रू जो रेनफॉल होती है उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है और फिर यहाँ पर स्केल लगा होता है, उसके बेसिस पर इसको मेज़र किया जाता है कि किसी स्थान विशेष पर कितनी रेनफॉल देखने को मिली। तो इस तरीके से रेनफॉल को प्रेडिक्ट किया जाता है कि किसी भी स्थान का जो वेदर है वहाँ पर रेनफॉल जो है वो किस तरीके से देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को भी मेज़र करने के लिए एक थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। अब ये जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर जो है इसमें यहाँ पर बताया गया है कि डेली बेसिस पर, मान लो आज जो डेट है वहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक किसी प्लेस का हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो वहाँ पर इस तरीके का थर्मोमीटर जो है एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा और फिर वहाँ पर जो स्केल लगा होता है उसके बेसिस पर मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, मापा जाता है, मेज़र किया जाता है। ओके, तो इसके थ्रू जो है वो वेदर का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो कोई भी जो डे है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कब देखने को मिलता है, तो आफ्टरनून के टाइम जो है जनरली मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। और अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग जो है वो जनरली मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है। ओके, यही एक बेसिक रीजन है कि समर सीजन में आप देखते होंगे कि जो मॉर्निंग टाइम जो होता है वो समर सीजन में भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सुहावना मौसम, प्लीजेंट जो हो आप जो है वेदर उसको बोल सकते हो, लेकिन आफ्टरनून के टाइम में काफ़ी मिजरेबल कंडीशन आपको देखने को मिलती होगी। अब यहाँ पर बताया है कि हमारी पृथ्वी पर, हमारे अर्थ के ऊपर जो भी वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं वो सभी किसकी वजह से होते हैं, सन की वजह से। ये जो सन है, जो सूर्य है, वो एक तरीके से ए ह्यूज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब गर्म गैसों से बना हुआ है सूर्य और यहाँ पर हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम देखें तो सन की जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन हमारे इस अर्थ के ऊपर जो भी एनर्जी, जो भी हीट हमें चाहिए वो हम सन से ही लेते हैं। इसकी वजह से सन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अर्थ के लिए, और इसीलिए वेदर में जो भी चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, सन की वजह से होता है। ओके, और ये जो एनर्जी है इसको हमारी अर्थ के सरफेस के द्वारा, ओशन और एटमॉस्फेयर के द्वारा अब्सॉर्ब भी किया जाता है और रिफ्लेक्ट भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी प्लेस पर अगर हम इसको काउंट करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे कि मान लो अर्थ का जो सरफेस है,
अगर वहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरीके से जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर जो है वो अर्थ मतलब आपकी जो सोइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, एब्जॉर्ब करती है, जल्दी हीटअप हो जाती है। तो जल्दी हीटअप होगी तो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि किसी प्लेस का वेदर जो है वो वहाँ पर किस तरीके की कंडीशन है इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है किसी स्पेसिफिक प्लेस के वेदर कंडीशन पर। ओके, तो ये हमने वेदर से रिलेटेड तो बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की। तो देखो डेली बेसिस पर जो कंडीशन एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है उसको तो बोला जाता है वेदर, लेकिन एक लंबे टाइम का प्रोसीजर जो हो और उसमें एक एवरेज निकालने की कोशिश की जाए वेदर पैटर्न की उसको बोला जाता है क्लाइमेट। तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। लगभग 25 साल तक किसी स्थान का प्रेडिक्शन किया जाए कि यहाँ पर किस तरीके की वेदर कंडीशन है, उसके बेसिस पर जो एक एवरेज निकल करके आता है उसको बोला जाता है क्लाइमेट। तो आप ये समझिए कि वेदर जो है वो डे टू डे वेरी होता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला। इन दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल श्रीनगर और ये तिरुवनंतपुरम, इन दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर है उसके बारे में बताया हुआ है। जैन टू दिसंबर जो मंथ है उनमें कितना टेम्परेचर दोनों जगह पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम को अगर हम व्यू करें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ईयर में, यहाँ पर आप जनवरी से दिसंबर तक जाइए, आपको मिनिमम और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा वेरिएंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है टेम्परेचर, लगभग समान बना हुआ है। दूसरा ही अगर हम यहाँ पर देखें तो श्रीनगर में जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ में यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी हो रहा है। मतलब जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मतलब जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करती है आपके किसको लेकर के, आपके क्लाइमेट को लेकर के, कि आप कौन सी जगह वाला एरिया वो है, उसकी हाइट क्या है, वहाँ पर किस तरीके की माउंटेनियस रीजन है या डेजर्ट रीजन है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि देखो जम्मू एंड कश्मीर और केरला जो है उसके क्लाइमेट में यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपको इजीली दिख ही गया होगा। केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर है पार्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर राजस्थान में आप सभी को पता है कि डेजर्ट रीजन है, तो उसके बारे में बताया हुआ है कि जो हमारा डेजर्ट रीजन है वहाँ पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर मैक्सिमम टाइप जो है वो आपको रेन देखने को मिलती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है वो वेट है। ओके, अब हमने डिस्कस कर लिया वेदर के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट एक लंबा प्रोसीजर होता है, मतलब किसी भी जगह पर लंबे समय तक ठंड हो, किसी भी जगह पर लंबे समय तक गर्मी हो, तो वहाँ पर जो स्पीसीज पाई जाती हैं, वहाँ पर जो एनिमल पाए जाते हैं वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में चेंज कर लेते हैं और इसको बोला जाता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इसलिए किया जाता है कि जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक हैबिटेबल कंडीशन जो है उसमें चेंज किया जाए ताकि वो इजीली उस क्लाइमेट में अपने आप को रख सकें। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम दो एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, एक तो पोलर रीजन के बारे में और एक हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उनके बारे में, कि इन दोनों जगह पर जो एनिमल है वो किस तरीके से, उनमें किस तरीके से अलग अलग तरीके की अडेप्टेशन देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि क्लास 6 की साइंस की जो बुक है वहाँ पर भी हमने इस तरीके की अडेप्टेशन जो है उनके बारे में डिस्कस किया था, और अब यहाँ पर भी स्पेसिफिक दो एरिया के ऊपर फोकस करके हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले पोलर रीजन के बारे में अगर हम बात करें तो पोलर रीजन से आपको समझ में आ गया होगा कि पोल्स वाले एरिया के पास में जो रीजन है उसको बोलते हैं पोलर रीजन, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास वाले रीजन में। ओके, और कुछ कंट्रीज हैं जो पोलर रीजन में लोकेटेड हैं, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का जो यूएसए का पार्ट है, और साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, ये पोलर रीजन के पार्ट है।
अब हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर रीजन की कि यहाँ पर जो एनिमल हैं वो किस तरीके से अपने आप को चेंज उन्होंने कर लिया है, किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो है वो अपने अंदर डेवलप कर ली है। देखो, जो पोलर रीजन है वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है। ये जो रीजन है पोलर रीजन, मतलब बिल्कुल कहाँ है, ये हमारी अर्थ ले लो तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इनके आसपास वाला जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन। तो यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलती है। ये जो एरिया है वो लगभग हमेशा जो है वो स्नो से कवर्ड होता है। यहाँ पर 6 महीने के लिए जो सन है वो कभी भी सेट नहीं होता है और 6 महीने तक यहाँ पर जो सन है वो राइज होता रहता है। ओके, विंटर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पोलर रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यहाँ पर जो एनिमल रहते हैं वो इस सीवियर कंडीशन में अपने आप को अडेप्टेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लेंगे स्पेसिफिक, पोलर बियर का और पेंगुइन का। देखो, जो पोलर बियर है उनका कलर होता है वाइट। इससे क्या होता है कि जो वहाँ पर बर्फ़ जो होती है, स्नो जो होती है, उसमें वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। मतलब इजीली उनको विजिबल करना मुश्किल होता है क्योंकि वाइट बैकग्राउंड पीछे है और उनका भी कलर वाइट है। तो ये चीज़ें जो हैं, वाइट कलर जो है उनको एक तरीके से प्रेडेटर्स से भी उनको प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ वो अपने प्रे को भी आसानी से कैच कर पाते हैं क्योंकि ना तो उनका प्रे उनको पहचान पाता है और ना जो प्रेडेटर है वो उनको ईजिली पहचान पाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, उनकी जो बॉडी है वो एक तरीके से टू थिक लेयर ऑफ फर जो है इससे कवर्ड है और ये जो फर की जो लेयर है वो उनको एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा उनकी स्किन के अंदर जो है, स्किन के अंडर जो है वो एक फैट की लेयर होती है और ये जो लेयर है ये भी इनकी बॉडी को वेल इंसुलेटेड रखती है। मतलब इनकी बॉडी से हीट को बाहर निकलने में एक तरीके से रोकने का काम करती है, जिसकी वजह से ये आसानी से इतनी ठंड में भी, इतनी कोल्ड में भी अपने आप को रख पाते हैं। दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। इसलिए वो धीरे धीरे चलते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो ओवरहीट ना हो जाए। फिजिकल एक्टिविटीज़, गर्मियों के दिनों में जब वहाँ पर सूरज देखने को मिलता है या फिर अगर हम बात करें जो हमारा सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टाइम जब हो तो नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ी सी वार्म टाइम देखने को मिलेगा और सर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सूर्य जो हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, तो वहाँ पर सर्दर्न जो रीजन है, सर्दर्न जो पोल है, वहाँ पर थोड़ा वार्म कंडीशन देखने को मिलेगा। तो उस टाइम क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज जो है उस टाइम में इनकी बॉडी को गर्म करती हैं। तो अपने आप को ठंडा करने के लिए पोलर बियर जो है वो स्विमिंग करते हैं। काफ़ी अच्छे स्विमर भी होते हैं पोलर बियर। इनके जो पॉज होते हैं, पंजे जो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से तैर सकते हैं। वो ना सिर्फ तैरते हैं, जो स्नो जो होती है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से चल भी पाते हैं। और जब ये पानी में तैर रहे होते हैं तो अपने नोस्ट्रिल्स को ये क्लोज कर लेते हैं एंड पानी में काफ़ी लंबे टाइम तक पानी में रह पाते हैं। मतलब अपने नाकों को बंद कर लेते हैं और पानी में काफ़ी लंबे टाइम तक रह पाते हैं। मतलब ये वहाँ की क्वालिटीज़ देखने को मिल रही है कि उस एरिया में रहने के लिए वहाँ के जो जानवर हैं उनमें क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी जो स्मेल की जो सेंस पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब उनका जो फूड है उसकी उनको काफ़ी दूर से पता चल जाता है कि अच्छा मेरा प्रे वहाँ है, उसको वो अच्छे से क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा रखा है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है इस वाइट फर के बारे में, जो ना सिर्फ उनको छिपा लेता है उनके बैकग्राउंड में, बल्कि क्या करता है, उनके प्रेडेटर और प्रे जो है वो इजीली उनको पहचान नहीं पाते हैं, आसानी से उनको देख नहीं पाते हैं। दूसरा क्या होता है, इनकी सूंघने की शक्ति जो है, सेंस ऑफ स्मेल जो है वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे ये अपने प्रे को बहुत दूर से भी लोकेट कर लेते हैं। इनकी बॉडी पर टू थिक लेयर ऑफ फर होता है जो इनको कोल्ड वेदर में भी गर्म रखता है। इसके अलावा इनकी स्किन के अंदर जो है फैट की एक लेयर होती है जो इनकी बॉडी को क्या करती है, गर्म करती है। और जो भी ये जो फैट है वो इनकी बॉडी से जो हीट निकलती है उसको बाहर निकलने में इंसुलेटर का रोल प्ले करती है। और
यहाँ पर बताया गया है कि उनके जो क्लॉज होते हैं वो काफ़ी कर्व्ड होते हैं और शार्प क्लॉज देखने को मिलते हैं जो उनको चलने में, बर्फ पर चलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये अडेप्टेशन है पोलर बियर में, जो पोलर रीजन में उनको आसानी से रख पाते हैं। तो ये पोलर बियर के बारे में बता रखा है। अब हम पेंगुइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट एनिमल है जिसको हम बोलते हैं पेंगुइन। पेंगुइन भी वाइट होते हैं और ये भी अपने आप को वाइट बैकग्राउंड में अच्छे से मर्ज कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी भी थिक स्किन होती है जो इनको ठंड में अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, और एक लॉट ऑफ फैट होती है इनकी बॉडी पर जो इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ देखिए, ये पेंगुइन की इमेज आप देख सकते हो, इस तरीके के पेंगुइन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि पोलर बियर की तरह ही पेंगुइन जो होते हैं वो भी अच्छे स्विमर होते हैं, मतलब पानी में अच्छे से तैर पाते हैं। उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जैसे कि जो फिश होती है उसकी तरह उनकी बॉडी होती है। और इनकी जो फीट होते हैं उसमें वेब्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो अच्छे से पानी में तैर पाते हैं। और यहाँ पर अदर एनिमल की बात करें पोलर रीजन में तो यहाँ पर सिर्फ पेंगुइन और पोलर बियर ही नहीं पाया जाता, इसके अलावा फिशेज, मस्क ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्सेज, सील, वेल एंड बर्ड ये भी पाए जाते हैं। तो देखो, जो फिश है वो अपने आप को ठंडे पानी में भी, कोल्ड वाटर में भी अपने आप को रख सकती है, लेकिन जो बर्ड्स हैं वो उनको गर्म रखना होता है उनकी बॉडी को, इसलिए वो ठंड के टाइम में इस रीजन में नहीं रह पाते हैं। और वो जब यहाँ पर विंटर सीजन होता है, पोलर रीजन में विंटर देखने को मिलता है, तो उस टाइम में वो वार्मर रीजन में अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक तरीके से माइग्रेट कर लेते हैं। ओके, और जब विंटर जो है, विंटर सीजन कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस आ जाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर ये बर्ड्स आते हैं, जैसे कि राजस्थान में जो भरतपुर वाला रीजन है जहाँ पर केवलादेव घना पक्षी विहार, और हरियाणा में जो सुल्तानपुर रीजन है, ओके, वहाँ पर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इसके अलावा हमारे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, सॉरी ईस्टर्न पार्ट वाला रीजन है जहाँ पर वेटलैंड्स हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ये माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोलेरू लेक, चिलिका लेक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताया हुआ है कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो लगभग विंटर सीजन में जब अपने आप को माइग्रेट करते हैं ना, तो लगभग 15,000 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है लगभग ये कवर करते हैं। ओके, और इस टाइम जो है ये काफ़ी ऊंची हाइट पर जो है वो उड़ते हैं, और वहाँ पर जो विंड कंडीशन होती है वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे टेम्परेचर जो है काफ़ी कम होता है, तो यहाँ की जो कोल्ड कंडीशन होती है वो इनकी बॉडी में जो हीट होती है उसको ईजिली जो है वो डिस्पर्स करने में, अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स, उसको डिस्पर्स करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, आपको भी लगता होगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स, आप ये सोचिए कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह आना है, हर साल रेगुलर आते हैं, उनको कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो बर्ड्स जो होते हैं वो दिन में सन की बेसिस पर और नाइट में जो स्टार जो होते हैं उनकी बेसिस पर जो है वो प्रेडिक्शन करते हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर के भी हो सकता है कि वो उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा हो कि अच्छा यहाँ पर इस तरीके से इस जगह से हमें उड़ना है, तो इस तरीके से वो अपनी डायरेक्शन को फाइंड करते होंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ जो बर्ड्स जो होते हैं सिर्फ वो ही नहीं उड़ते हैं, वो ही एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट नहीं होते हैं। मैमल्स, इसके अलावा बहुत ही अलग अलग तरीके की जो फिश होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी मोर हॉस्पिटेबल जो क्लाइमेट्स होते हैं उनकी सर्च में एक जगह से दूसरी जगह सीजन के बेसिस पर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल होते हैं उनमें क्या क्या अडेप्टेशन देखने को मिलता है। देखो, ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर हम देखें तो हॉट क्लाइमेट वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो इक्वेटर वाले रीजन के आसपास है। और इक्वेटर वाला रीजन जो है वहाँ पर तो सनलाइट जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब कोल्डेस्ट मंथ होता है, मतलब टेम्परेचर जब कभी कम होता है, तब भी यहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर देखने को मिलता ही है।
और हॉट समर के टाइम में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक को भी कवर कर जाता है, मतलब इसको भी पार कर जाता है। लगभग यहाँ पर दिन और रात जो है उनकी लेंथ पूरे साल लगभग बराबर होती है। इस रीजन में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ही एक इम्पोर्टेंट फीचर है इस रीजन का, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट वाला रीजन है और आसाम जो रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो लगातार गर्मी और बारिश के कारण ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटी जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मैक्सिमम एनिमल जो होते हैं, मेजर टाइप ऑफ एनिमल जो होते हैं, उनमें से अगर हम बात करें तो मंकीज होते हैं, एप्स होते हैं, गोरिल्लास होते हैं, टाइगर, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अब इन एनिमल में क्या क्या अडेप्टेशन है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ का जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग इन एनिमल ने क्या क्या अपने आप में अडेप्टेशन कर लिए हैं। तो देखो, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, पहले भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, हॉट कंडीशन है, जिसकी वजह से एनिमल और प्लांट की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। ओके, अभी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है एनिमल की, तो फूड के लिए और या फिर रहने वाली जगह के लिए, शेल्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो एनिमल जो हैं उनमें अलग अलग तरीके का अडेप्टेशन देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो आसानी से पेड़ों के ऊपर अपने आप को रख पाते हैं, जैसे कि रेड आइड फ्रॉग जो होते हैं, उनकी जो पाँव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाते हैं और पेड़ों पर अपने आप को रख पाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें मंकीज़ की, तो उनकी काफ़ी लॉन्ग टेल होती है, जिसकी वजह से उसे पूंछ की वजह से वो पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं उनको अच्छे से पकड़ पाते हैं। उनके हाथ और पैर जो हैं वो भी काफ़ी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से ईजीली वो ब्रांचेस को क्या कर पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, उनको पकड़ पाते हैं। ओके, मतलब उनके हाथ और पैर जो हैं इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाते हैं ताकि वो अच्छे से जो पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं उनको पकड़ पाए। फूड के लिए कंपटीशन है, तो कुछ एनिमल जो हैं ऐसे फूड को ही यहाँ पर प्राप्त कर पाते हैं जिन तक जो दूसरे एनिमल हैं उनकी पहुंच ही नहीं हो पाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है इसी तरीके का, बर्ड टोकुन का। बर्ड टोकुन जो है उसकी जो बीक होती है वो काफ़ी लॉन्ग और लार्ज होती है, और ये जो बीक है वो उसको उन पेड़ों की ब्रांचेस तक भी पहुंचने में हेल्प करती है जो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है और जो इसके वेट को सपोर्ट नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पर बैठ करके भी ये दूसरे ब्रांचेज, ऐसी पतली ब्रांचेज जो इसके वेट को सहन नहीं कर पाती, उन ब्रांचेज पर लगे हुए फ्रूट्स को भी इजीली खा पाता है। ओके, ये जो टोकुन है इसको आप यहाँ पर इस तरीके से देखिए। यहाँ पर ये देखिए, ये बीक जो है उसकी चोंच जो है वो कितनी लंबी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल एनिमल्स में जो होते हैं इनकी सेंसिटिव, मतलब इनकी सुनने की, हियरिंग जो पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इनकी जो आई साइट है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। इनकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, थिक स्किन होती है। एंड और स्किन कलर इस तरीके का होता है ताकि ये आसानी से कैमफ्लेग जो है इनमें देखने को मिले। कैमफ्लेग क्या होता है कि मतलब बाहर का जो एक तरीके से जो कलर है, जैसे कि वहाँ का पेड़ों का जो कलर है, इसी तरीके का इनका भी कलर देखने को मिला ताकि आसानी से उसमें अपने आप को मैच कर पाएँ। जैसे पेड़ों पर रह रहे हैं तो पेड़ों की जो ब्रांचेस का कलर है उसमें अपने आप को मिक्स कर पाएँ। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रीन कलर के आपने क्या देखे होंगे, स्नेक देखे होंगे, जो इस तरीके से पेड़ों पर चलते रहते हैं और पता भी नहीं चल पाता कि पेड़ों की टहनियाँ हैं ग्रीन कलर की या फिर ये क्या है, स्नेक है। तो इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ है वो यहाँ के जो एनिमल हैं उनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अब ये जो चीज़ें हैं ना वो उनको किससे बताती है, प्रेडेटर्स बताती है, जो हमने अभी अब डिस्कस किया था पोलर रीजन वाले में भी। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि बिग कैट जैसे कि लोयन और टाइगर जो है उनकी स्किन जो है काफ़ी थिक होती है और सुनने की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब दूर की जो आवाज़ है उसको भी वो इजीली सुन पाते हैं। यहाँ पर बता रखा है एक बियर्ड ऐप जो होता है उसके बारे में, लोयन टेल्ड
मैक्यू जो होता है उसके बारे में बता रखा है कि वेस्टर्न घाट वाले रीजन में रहता है और इसकी आउटस्टैंडिंग फीचर होता है सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन। इट्स ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स ए मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन द किसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर अपना जीवन ज्यादातर बिता देता है। मतलब लैंड एरिया पर बहुत कम देखने को मिलता है, पेड़ों पर ही रहता है। और इस तरीके की जो है व्हाइट कलर की यहाँ पर उनकी क्या देखने को मिलेगी, डाढ़ी देखने को मिलती है। और हमारे वेस्टर्न घाट वाले रीजन में रहते हैं, पेड़ों पर ही रहते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, जो कच्ची पत्तियां होती है उसको खाते हैं, पेड़ तनों को खाते हैं, फ्लावर्स और बर्ड्स को खा लेता है और ज़्यादातर कहाँ रहेगा, पेड़ों पर ही रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि मतलब यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में ऐसे एनिमल भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पर जो भी प्रोडक्ट हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। दूसरे यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में एलिफेंट भी देखने को मिलते हैं और एलिफेंट जो होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल कंडीशन होती है जो उनको अच्छे से इस एरिया में रख पाती है। तो सबसे पहले तो उनकी बात कर लेते हैं ट्रंक की। इनकी जो ट्रंक होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इनके लिए। इनका नोज़ की तरह इट यूजेज इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। मतलब नाक की तरह उनका यूज़ करते हैं और काफ़ी दूर पर जो स्मेल आ रही है उसको भी स्मेल करने में एक स्ट्रॉन्ग सेंस जो है वो ट्रंक इनके लिए क्रिएट करता है। ये जो ट्रंक है इसको ये किसी भी फूड को उठाने में इसका यूज़ करते हैं। और इनके टस्क होते हैं जिनको मॉडिफाइड टीथ के नाम से जाना जाता है। और ये जो टस्क जो होते हैं इसके थ्रू ये ट्रीज की जो बार्क होती है उसको आसानी से टीयर कर पाते हैं, उसको उखाड़ पाते हैं और इसको एलिफेंट जो है फिर खा लेते हैं। एलिफेंट जो है वो फूड के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में, लेकिन फिर भी एलिफेंट इसको आसानी से हैंडल कर लेते हैं। एलिफेंट के जो लार्ज ईयर होते हैं इससे ये बहुत सॉफ्ट साउंड को भी ईजिली सुन पाते हैं। साथ ही साथ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में जो है वो इनकी बॉडी का एक तरीके से कंट्रोल भी बना करके, बैलेंस भी बना करके रखते हैं ये लार्ज इनके ईयर। तो ये हमने डिस्कस किया कि क्या क्या वहाँ पर अडेप्टेशन देखने को मिलेगा। पोलर रीजन में हमने देखा कि वहाँ पर जो है ठंड ज़्यादा है तो उसमें क्या है उनको इस तरीके से अपने आप को रखना है कि हीट जो है उनकी बॉडी से कम बाहर निकले। तो हमने देखा कि थिक जो फर है उनकी बॉडी पर पाए जाते हैं। दूसरा हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में देखा कि यहाँ पर पेड़ों की और जानवरों की जो है काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, इसलिए कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो उस कंपटीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अलग अलग जो है क्वालिटीज़ पाई जाती हैं अलग अलग एनिमल में। ओके, अब समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। देखो, किसी भी स्थान की डे टू डे जो कंडीशन होती है उसको एटमॉस्फेयर की, मतलब किसी स्थान की एटमॉस्फेयर की कंडीशन डे टू डे बेसिस पर जो है उसको बोला जाता है वेदर। और एक लंबे एवरेज टाइम के लिए जो कंडीशन होती है, लगभग 25 साल के लिए जो कंडीशन है उसको बोला जाता है क्लाइमेट। ओके, और मैक्सिमम क्लाइमेट जो है आफ्टरनून के टाइम होता है। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो अगर हम डेली बेसिस पर देखें तो अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलता है। और सनराइज और सनसेट जो है वो टाइम के साथ में साल में बदलते रहते हैं। और ये सारी जो भी वेदर कंडीशन चेंज होती हैं ये सूर्य के कारण होती है, सन के कारण से होती हैं। ट्रॉपिकल और पोलर रीजन जो है वो 2 रीजन है अर्थ के ऊपर जहां पर बहुत ही सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। एनिमल जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो आसानी से रह सकें। पोलर रीजन जो है वहाँ पर लगभग हमेशा ठंड बनी रहती है और इसी की वजह से वहाँ के जो एनिमल होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। फर जो है उससे कवर होता है उनकी बॉडी, वाइट कलर की लगभग उनकी बॉडी होती है। स्ट्रॉन्ग सेंस होता है उनको स्मेल का और उनकी स्किन के अंडर एक लेयर ऑफ फैट होती है। अच्छे से वो स्विम कर पाते हैं, अच्छे से वॉक कर पाते हैं। ये सारी कंडीशन जो है उनमें पाई जाती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। हार्श जो कंडीशन होती है उससे बचने के लिए जो एनिमल हैं, जो बर्ड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर बता रखा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनिमल और प्लांट की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो एनिमल होते हैं उनमें भी ज़्यादातर पेड़ों के ऊपर रहते हैं। उनकी लंबी पूँछें होती हैं, लॉन्ग एंड लार्ज बीक होती है, ब्राइट कलर होता है, शार्प पैटर्न देखने को मिलता है, लाउड वॉइस, डाइट ऑफ फ्रूट्स, सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन, एबिलिटी टू कैमफ्लेग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स।
ओके, तो ये छद्म आवरण जो है मतलब वहाँ की व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो भी अपनी बॉडी में चेंज करते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में हमने डिस्कस किया, कौन कौन से एनिमल में क्या क्या कंडीशन है इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।